बड़ी बड़ी आंखों वाली, शांत स्वभाव की, शब्दों को चुनकर बोलने वाली लड़की थी आस्था शर्मा। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में पली बढ़ी आस्था ने मनोविज्ञान में मास्टर्स किया था। पढ़ाई में तेज लेकिन स्वभाव से संयमित, किताबों में डूबी रहने वाली लड़की ने कभी जिंदगी से बहुत कुछ नहीं मांगा। बस एक ऐसा जीवन साथी जो उसे समझे और सम्मान दे। उसके पिता प्रमोद शर्मा एक स्कूल शिक्षक थे और माँ सरोज शर्मा गृहिणी। सरोज अक्सर चुपचाप रहती थीं, किसी अनकहे अतीत को अपने सीने में दबाकर। आस्था ने कई बार महसूस किया था कि माँ की आंखों में एक स्थायी उदासी है, पर उसने कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। रिश्ता और विवाह। एक दिन रिश्ता आया, आरव माथुर नामक युवक का। कानपुर के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी परिवार से था। एमबीए किया था और पिता की फैक्ट्री में काम संभाल रहा था। घर में माता पिता, एक छोटी बहन रिया और दादी कौशल्या देवी थीं। माँ मालती देवी एक प्रभावशाली सामाजिक कार्यकर्ता थीं। समाज में बड़ी इज्जत थी उनकी। रिश्ता तय हो गया। शादी बड़े धूमधाम से हुई। आस्था की आंखों में सपने थे, नए जीवन के, नए घर के और नए रिश्तों के। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जिन दरवाजों से वह गुजर रही है, वहां कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जो खुले नहीं, बल्कि बंद हैं, और उन्हें खुलने से कोई डर रहा है। ससुराल की पहली सुबह। शादी के अगले दिन की सुबह। आस्था लाल बनारसी साड़ी में, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां खनकाते हुए रसोई में पहुंची। मालती देवी पहले से ही वहां मौजूद थीं। बहू, तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा ना कैसे ससुराल में उठते हैं। हमारी परंपराएं बड़ी सख्त हैं। जी मम्मी जी, आस्था ने मुस्कुराकर कहा। मैं कोशिश करूंगी हर रीति का पालन करूं। मालती देवी की आंखों में हल्की सी चुभन थी। वह मुस्कान के पीछे छुपे आत्मविश्वास को भांप चुकी थीं। दादी कौशल्या देवी ने आस्था को गले लगाया था। अरे बहुत प्यारी है हमारी बहू, सीधे मन में उतर गई। नए घर में नए रिश्ते। आरव एक अच्छा पति साबित हो रहा था। व्यस्त रहता लेकिन समय निकालता आस्था के लिए। रिया से आस्था की अच्छी बनती थी, लेकिन मालती देवी, उनकी नजरें हमेशा टटोलती थीं, जैसे वो कुछ ढूंढ रही हों आस्था की बातों में, उसकी चाल ढाल में। तुम्हारी माँ का व्यवहार थोड़ा अलग था शादी में, उन्होंने एक दिन कहा। कैसा मम्मी जी? आस्था चौंकी। बस कुछ यादें ताजा हो गईं। खैर छोड़ो, खाना बनाना सीख लो, यही जरूरी है। आस्था मुस्कुरा दी, लेकिन भीतर एक टीस सी उठी। पुरानी अलमारी, एक खत, घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में एक स्टोर था जहां पुराने सामान रखे गए थे। एक दिन वहां रिया और आस्था कुछ पुराने कंबल ढूंढने गईं। तभी एक अलमारी में एक डिब्बा मिला, धूल से भरा। डिब्बे में थे कुछ पुराने खत, तस्वीरें और एक बटुआ। एक खत ने आस्था को रोक लिया। सरोज, कभी कभी किस्मत वो राहें दिखाती है जहां हम जाना नहीं चाहते। लेकिन याद रखना, अगर जिंदगी ने फिर मौका दिया तो मैं उस अधूरे वादे को पूरा करूंगा। नरेश। आस्था का दिल धड़क उठा। सरोज, यही तो उसकी माँ का नाम था। और नरेश, क्या यह उसके ससुर नरेश माथुर हो सकते हैं? उसने फुर्ती से खत को वापस डिब्बे में रखा और रिया को कुछ नहीं बताया। शक की परतें। उस दिन से आस्था की नींद उड़ गई। क्या माँ और उसके ससुर के बीच कुछ था? क्या यह शादी एक संयोग थी या किसी छिपे प्रयोजन का हिस्सा? अगर मालती देवी को इसका पता है, तो क्या इसलिए वो आस्था से असहज हैं? उसने यह बात आरव से नहीं कही। अभी नहीं। वो जानती थी, जब कोई रहस्य इतना पुराना हो तो हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। मालती देवी की चेतावनी। एक शाम मालती देवी ने उसे बुलाया। बहू, एक बात कहूं, इस घर में ज्यादा सवाल पूछना अच्छी बात नहीं होती, खासकर वो सवाल जो अतीत से जुड़े हों। मैंने कुछ नहीं पूछा मम्मी जी, आस्था चौंकी। पूछा नहीं, पर जानना चाहती हो। मैं माँ हूँ, पढ़ लेती हूँ चेहरों को, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की जिंदगी में कोई भूले हुए किस्से फिर से जिंदा हों। आस्था ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह तय कर चुकी थी, उसे सच जानना है, क्योंकि जब तक परछाइयां पीछा करती रहेंगी, तब तक रोशनी अधूरी लगेगी। एक अधूरी तस्वीर। आस्था को अब हर छोटी बात पर शक होने लगा था। घर में एक पुराना एल्बम था, जिसे मालती देवी कभी हाथ भी नहीं लगाने देती थीं। एक दिन जब सब लोग मंदिर गए हुए थे, आस्था ने मौका देखकर अलमारी की चाबी ली और वह एल्बम निकाला। तस्वीरें देखते देखते उसके हाथ कांप गए।
एक फोटो में उसकी माँ सरोज एक पारिवारिक समारोह में बैठी थीं। बीच में नरेश माथुर, पास में मालती देवी और हल्की मुस्कान में सरोज। पीछे की तारीख 1985 की थी। उस वक्त सरोज की उम्र होगी लगभग 18 या 19 साल। तस्वीर को देखकर आस्था की आंखें नम हो गईं। तो ये झूठ नहीं था। माँ इस घर का हिस्सा थीं कभी। लेकिन कैसे? माँ से टेलीफोन पर बात। आस्था ने उस रात माँ को फोन किया। माँ, आप कभी कानपुर आई थीं? बहुत पहले। सरोज कुछ पल चुप रहीं। क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही, कुछ पुरानी तस्वीरें देखीं। सरोज की सांसें तेज हो गईं। जो बीत गया है उसे वहीं रहने दो बेटा। ससुराल में पुरानी बातों को कुरादना ठीक नहीं। माँ, आप जानती हैं मैं कब तक चुप रह सकती हूँ। सच क्या है? सरोज ने कुछ नहीं कहा, बस फोन काट दिया। सास का बदला हुआ व्यवहार। अगले दिन मालती देवी ने सीधे सवाल किया, तुमने अलमारी खोली थी? आस्था थोड़ी झिझकी। जी हाँ, बस तस्वीरें देख रही थीं। ये तुम्हारे मायके का घर नहीं है जहाँ कुछ भी छान सको। यहाँ हर चीज की हद है, और उस हद को पार करने का अंजाम अच्छा नहीं होता। आस्था ने पहली बार नजरें नहीं झुकाईं। अगर कुछ सच छुपाया गया है तो उसे जानने का अधिकार मुझे है, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, सच्चाई भी मेरी होती है। मालती देवी सन्न रह गईं। उन्होंने पहली बार आस्था में वो आग देखी जो उन्हें डराती थी। आरव का संदेह। अब आस्था को सबसे कठिन काम करना था, आरव से बात करना। आरव, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पापा और मेरी माँ कभी एक दूसरे को जानते थे? आरव चौंका। तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तस्वीरें देखी हैं। एक खत भी मिला था। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये शादी सिर्फ एक संयोग थी? आरव के चेहरे पर उलझन साफ थी। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन शायद शायद मम्मी जानती हों। दादी की जुबान खुली। एक दिन आस्था दादी कौशल्या देवी के पास बैठी थी। उन्होंने स्नेह से पूछा, बेटी, क्या बात है? तुम बहुत बेचैन रहती हो इन दिनों। आस्था ने सब कुछ बता दिया। दादी ने गहरी सांस ली। ये बात मालती से मत कहना, पर हाँ, सरोज और नरेश एक दूसरे को चाहते थे। नरेश का मन पढ़ने लिखने और विचारों में रहता था, और सरोज उसे समझती थी। लेकिन नरेश के पिता ने जात पात का हवाला देकर वो रिश्ता तोड़ दिया। फिर फिर नरेश ने मजबूरी में मालती से शादी की। सरोज की शादी कहीं और कर दी गई, और कुछ सालों बाद जब वो फिर से मिले तो बहुत देर हो चुकी थी। आस्था की आंखें भर आईं। तो क्या ये शादी संयोग नहीं था बेटी? शायद नरेश ने ही चाहा होगा कि तुम्हारा रिश्ता आरव से हो, ताकि उस टूटी कहानी को कोई अंत मिले। लेकिन मालती इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकीं। उनके लिए ये शादी सिर्फ एक चोट है, जिसे रोज याद दिलाया जाता है तुम्हारे होने से। संघर्ष की शुरुआत। अब सब साफ था। आस्था अब समझ चुकी थी कि सास की नाराजगी सिर्फ उसके स्वभाव या सोच से नहीं, बल्कि उस अतीत से जुड़ी थी जो मालती कभी भुला नहीं पाई। एक रात मालती देवी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरे पति की पहली पसंद थी, और तुम आज मेरे घर में खड़ी हो, उनकी परछाई बनकर। क्या तुम समझती हो मेरे दर्द को? आस्था ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं किसी का अतीत नहीं, एक नई शुरुआत हूँ। आप चाहें तो मुझे अपनाकर उस पुराने घाव को भर सकती हैं, लेकिन अगर आप उस घाव को ही पालती रहेंगी तो ये घर कभी चैन नहीं पाएगा। साहस का संकल्प। अब आस्था ने एक निर्णय लिया। वह अपने अतीत को जानने से नहीं डरेगी, लेकिन उस पर जीने भी नहीं देगी। वह इस रिश्ते को एक नया आयाम देना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है, सिर्फ किसी की बेटी या बहू बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला बनकर जो सच्चाई से न डरे और रिश्तों को जोड़ने का साहस रखे। उसे मालूम है कि अगला संघर्ष कठिन होगा, लेकिन अब वह तैयार है, सच के साथ और अपने आत्मबल के साथ। टूटती खामोशियां। मालती देवी अब खुलकर आस्था से कटु व्यवहार करने लगी थीं। रसोई में उसकी बनाई चीजें बिना चखे फेंक दी जातीं। बाहर मेहमानों के सामने उसे ताने सुनने पड़ते। यहाँ तक कि आरव से भी मालती कहने लगीं, कभी कभी लगता है तुमने अपनी माँ की जैसी लड़की ही पसंद की। आस्था के लिए अब घर एक रणभूमि बन चुका था, जहाँ वह अकेली थी, लेकिन अंदर से अब वो टूटती नहीं थी।
आरव का झुकाव और दुविधा। आरव अपनी माँ और पत्नी के बीच फंस चुका था। वह आस्था से प्रेम करता था, लेकिन अपनी माँ की भावनाओं को नकार भी नहीं सकता था। मैं नहीं जानता पापा ने क्या किया और क्यों किया, एक दिन उसने कहा। लेकिन मैं तुमसे यह नहीं कह सकता कि मेरी माँ गलत है। उन्होंने बहुत कुछ सहा है। आस्था ने गहरी सांस ली। मैं उन्हें दोष नहीं दे रही, लेकिन मैं उन्हें मुझे दोषी ठहराने नहीं दूंगी। अब यह बात साफ थी। आस्था को खुद ही इस सच का सामना करना होगा। समाज की सच्चाई का सामना। मालती देवी ने धीरे धीरे समाज में भी यह बात फैलानी शुरू कर दी थी कि आजकल की बहुएं सास की इज्जत करना नहीं जानती। आस्था को कई जगह आमंत्रण से काट दिया गया। सामाजिक कार्यक्रमों में उसे नजरअंदाज किया जाने लगा। एक दिन एक महिला बोली, आप वही बहू है ना जिसकी माँ नरेश जी से। आस्था ने पहली बार उस महिला की आंखों में देखकर कहा, हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि प्यार कोई अपराध नहीं है, और दो टूटे हुए दिलों को जोड़ने की कोशिश अगर अपराध है, तो शायद मैं भी वही कर रही हूँ। यह पहली बार था जब किसी ने इस पूरे विषय पर खुलकर बात की थी। माँ का पत्र। एक दिन आस्था को अपनी माँ से एक पत्र मिला। बेटा, मैं तुझसे इसलिए नहीं कह सकी क्योंकि डरती थी कि तू भी मुझे गलत समझेगी। हाँ, मैं नरेश को चाहती थी, लेकिन मैंने कभी शादी के बाद पलटकर नहीं देखा। पर शायद नरेश मुझसे कभी पूरी तरह अलग नहीं हो सके, और शायद उसी अधूरे रिश्ते को पूरा करने की एक चुप कोशिश थी तेरी शादी। अब तू जिस रास्ते पर है वो कठिन है, लेकिन तू अगर सच्चाई और सम्मान से डटी रही तो तेरा भविष्य तुझ पर गर्व करेगा। माँ। आस्था फूट फूट कर रोई, लेकिन उन आंसुओं में अब लाचारी नहीं, एक दृढ़ निश्चय था। आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम। अब आस्था ने एक और कदम उठाया। उसने एक ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू किया। उसकी पढ़ाई, मनोविज्ञान, अब उसका हथियार बन चुकी थी। वह महिलाओं को पारिवारिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं से निपटने में मदद करने लगी। धीरे धीरे उसके काम की सराहना होने लगी। एक स्थानीय अखबार में उसका इंटरव्यू छपा। बेटी, बहू और अब समाज की मार्गदर्शक, आस्था माथुर की कहानी। इसने मालती देवी को और विचलित कर दिया। अब तुम मीडिया में जाओगी, हमारी इज्जत का क्या होगा? उन्होंने चिल्लाकर कहा। आस्था शांत स्वर में बोली, इज्जत छुपाने से नहीं, सच्चाई स्वीकारने से बनती है। दादी का साथ कौशल्या देवी ने धीरे धीरे आस्था को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ये वही बहू थी जो उनके बेटे की अधूरी कहानी को किसी की बेइज्जती बनाए बिना पूरा करना चाहती थी। तू सही कर रही है बहू। अगर उस दौर में हम लोग आवाज उठा पाते, तो शायद नरेश और सरोज की कहानी अधूरी न रहती। तू कम से कम अपने रिश्ते अधूरे मत छोड़। यह आस्था के लिए एक भावनात्मक सहारा था। बड़ा टकराव। एक दिन घर में एक सामाजिक संगठन की बैठक थी। मालती देवी ने जानबूझकर आस्था को रसोई में भेज दिया, लेकिन जब आयोजक ने आस्था को मंच पर बुलाया और सबने तालियां बजाईं, तो मालती देवी का चेहरा सफेद पड़ गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मालती ने पहली बार गुस्से में कहा, अब तुम ही बनोगी इस घर की इज्जत की मूर्ति। तुम क्या जानो एक पत्नी क्या सहती है जब उसका पति। आस्था ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, मम्मी जी, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक पत्नी हूँ। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि अगर हम एक और औरत को नीचा दिखाकर अपने दुहक को बड़ा माने, तो वो दुहक कभी छोटा नहीं होता। यह बात मालती के दिल में गूंज गई। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गई। देवी का अंतर्द्वंद्व। उस रात मालती देवी देर तक जागती रहीं। आस्था की बातें उनके भीतर गूंज रही थीं। उन्होंने उस पुरानी तस्वीर को फिर से देखा, जिसमें नरेश मुस्कुरा रहे थे और पास में सरोज बैठी थीं। वो मुस्कान जो कभी मालती को नहीं मिली थी, और शायद इसी दर्द को उन्होंने आस्था पर थोप दिया था। उन्होंने आईने में खुद को देखा, एक औरत जो हमेशा दूसरों से इज्जत की उम्मीद करती रही, पर खुद कभी अपने जख्मों को समझने की हिम्मत नहीं कर पाई। नरेश की डायरी। अचानक उन्हें एक दराज में नरेश की डायरी मिली, जिसे उन्होंने कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं की थी। पन्नों में एक जगह लिखा था, मैं सरोज से प्यार करता था, पर उसकी शादी हो गई। मैंने मालती से शादी की। वह अच्छी है, पर मैं उसे वो नहीं दे सका
जिसकी वो हकदार थी। शायद मेरी बेटी होती तो मैं उसे ये नहीं सिखाता कि प्यार भूल जाओ, बल्कि ये सिखाता कि प्यार में ईमानदारी सबसे जरूरी है। मालती की आंखें भर आईं। मैंने आस्था को उसकी माँ के नाम पर सज्जा दी, लेकिन वो तो नरेश की सोच की असली वारिस निकली। आस्था का मंच से भाषण। आस्था को शहर की महिला सशक्तिकरण सभा में बतौर मुख्य वक्ता बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं एक बहू हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूँ। मैंने अपने अतीत को जाना, उसका सामना किया, लेकिन उसे ढोया नहीं। मेरी माँ किसी की पहली पसंद थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को दोष नहीं दिया। मेरी सास, जो आज यहाँ नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, चाहे वो सहन करना हो या खुद के लिए खड़ा होना। मैं यहाँ एक बेटी, एक बहू और सबसे पहले एक जागरूक महिला की तरह खड़ी हूँ। अगर कोई चीज मुझे चलाती है, तो वो है सच का साहस। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। अप्रत्याशित क्षण। सास का आगमन। आस्था मंच से उतर रही थी। तभी सभा में एक शाल ओढ़े वृद्ध महिला खड़ी हुई, मालती देवी। लोग चौंक गए। उन्होंने माइक लिया और कहा, मैं इस लड़की की सास हूँ। मैंने इसे बहुत सताया, क्योंकि मैं इसके अतीत से डरती थी। लेकिन इसने मुझे मेरा भविष्य दिखाया। ये लड़की मेरी बहू नहीं, मेरी गुरु बन गई है। अगर मेरी बहू जैसी महिलाएं आज की पीढ़ी का चेहरा हैं, तो ये देश सुरक्षित है। भीड़ में सन्नाटा था। फिर एक के बाद एक तालियां बजने लगीं। घर की वापसी। उस दिन जब वे घर लौटे, मालती देवी ने आस्था से कहा, एक बात कहूं? जी मम्मी जी। अब मुझे सिर्फ एक ही डर है, तू कहीं इस घर से दूर ना हो जाए। आस्था मुस्कुराई। नहीं मम्मी जी, जब रिश्ते दिल से जुड़ जाते हैं तो कहीं नहीं जाते। पारिवारिक संवाद। एक हफ्ते बाद आस्था ने माँ सरोज को घर बुलाया। मालती देवी ने खुद दरवाजा खोला। सरोज जी, उन्होंने कहा, माफ कीजिएगा, मैं कभी नहीं समझ सकी कि आपकी गरिमा उस दौर की थी जब आप चुप रहीं, और आज आपकी बेटी ने बोलकर हमें जीना सिखा दिया। दोनों महिलाओं की आंखें भर आईं। सालों का बोझ जैसे बह गया। प्रेरणा बनती आस्था। अब आस्था पूरे शहर में एक जानी मानी काउंसलर बन चुकी थी। महिलाएं उससे सलाह लेने आने लगीं। स्कूलों और कॉलेजों में वह लड़कियों को आत्मसम्मान और भावनात्मक आत्मनिर्भरता के विषय में सिखाने लगी। लोग कहते, ये वही बहू है ना जिसकी सास उसे ताने देती थी। अब लोग कहते, वो वही बहू है जिसने तानों को ताकत बना दिया। कहानी का समापन। एक शाम आस्था छत पर खड़ी थी, पास में आरव। सोचा था शादी के बाद सब कुछ आसान होगा, आरव ने कहा। हाँ, आस्था मुस्कुराई। लेकिन अगर आसान होता तो मैं ये सब नहीं बन पाती। क्या तुम मुझे माफ कर चुकी हो? उसने पूछा। मैंने तुम्हें कभी दोषी ठहराया ही नहीं। फिर उसने आसमान की ओर देखा। जो टूटे थे उन्होंने ही मुझे पूरा बना दिया। हर महिला की कहानी एक जैसी नहीं होती, पर हर महिला के भीतर वही ताकत होती है, सच को जीने की, अन्याय से लड़ने की और टूटे रिश्तों को जोड़कर उन्हें फिर से गरिमामय बनाने की।